नमस्कार दोस्तों, मैं ताहिर परवेज़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। आज आइए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और जिसमें समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली कक्षाओं में जो कुछ भी हमने पढ़ा वो सब बेसिक चीज़ें हम समझ रहे हैं। अभी सब कुछ एकदम बेसिक से किसी भी पोर्शन का कोई अप्लाइड पोर्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के ही चल रहे हैं। तो मेरा ये एक मोटिव है कि आप सब सारी चीज़ों जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सबसे पहले उनके बेसिक को समझ लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स में उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी वीक होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। ट्रिक वगैरह याद करके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं चलती, तो आपके कॉन्सेप्ट को ही आधार बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं इस सेक्शन में अभी जो मैथमेटिक्स की जो भी क्लासेस हम कर रहे हैं उन सारी क्लासेस में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक चीज़ें बताई जाएँ। कुछ पॉइंट हो सकता है कि कहीं छूट रहे हो, उसको हम जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ों को हम जो छूटी अगर है कहीं तो उसको कवर भी करेंगे। तो बहरहाल एक नया चैप्टर हम यहाँ जो अब शुरू करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इस सेक्शन में आज हम बात करेंगे कई सारे टॉपिक के बारे में, और अधिकतर बच्चों का निर्देशांक ज्यामिति हमने देखा है काफ़ी वीक होता है, और इसमें वो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को वो समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आगे जब इससे अप्लाइड पोर्शन पे क्वेश्चंस आते हैं तो वो सॉल्व करने में उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इन सब चीज़ों को आज दूर करने हम जा रहे हैं। हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। सबसे पहले यहाँ हम कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें उसमें आएंगी उन सारी चीज़ों को हम वन बाई वन करके आपको क्लियर करके बताएंगे। इसमें इतने सारे टॉपिक हैं जो हम कवर करने वाले हैं आज। सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कार्टेशियन प्लेन, जिसमें कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, और तीसरी चीज़ है इसमें क्वाड्रेंट क्या है, और चौथा पोर्शन जो इसमें है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। क्वाड्रेंट है ये, और ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कोई बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं वो। उसके बाद फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स, उसमें दो चीज़ें, दो फार्मूले हम यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। और छठवीं चीज़ जो हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कि इक्वेशन किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे एक्स वाई के फॉर्म में, जनरल इक्वेशन या दूसरे टाइप से जो हमारा इक्वेशन का फार्मूला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्शन फॉर्म फार्मूला, उसमें किस तरीके से किसी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, और चौथा जो अंतिम पॉइंट हम आठवां जो अंतिम पॉइंट इसमें देखेंगे वो है कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, कि तीन बिंदु कब कोलिनियर होंगे। ये देखिए जब हम लाइन बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी तीन पॉइंट कब कोलिनियर कहे जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से हम डिफाइन करेंगे उसको। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें भी किसी भी फिगर को हम 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करने के तरीके के सीखते हैं, और उसमें उसका एरिया वगैरह निकालने के फार्मूले जानते हैं। कहने का मतलब किसी भी समान तरीके का कोई फिगर हो उसको 2D प्लेन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो हमें ये सिखाती है उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये तो रही डिफिनीशन का बहुत आवश्यकता कहीं भी नहीं पड़ती है। हो सकता है कि जो बच्चे आगे इसमें सिर्फ मैथ्स को लेकर के ही कुछ करना चाहे उनके लिए हो सकता है आवश्यकता इसकी हो, पर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ये तो हमने ऐसी आपको जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए आपको सारी चीज़ें ये बता दिया। अब आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है, जिसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, या इंग्लिश में एक और नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। एक्चुअल में जैसे ये हमारा वाइट बोर्ड है, इस बोर्ड को हम 2D फिगर में इंडिकेट करेंगे, दो डायमेंशंस में हम इसको इंडिकेट करेंगे। ये हमारी एक एक्सिस ये हो गई और एक एक्सिस ये हो गई, ठीक है। इसमें लंबाई और चौड़ाई, इसके अलावा इसमें तीसरी कोई डायमेंशन नहीं है। तो यानी कोई भी ऐसा प्लेन जिसे 2D फिगर शेप में इंडिकेट किया जाए, 2D फॉर्म में इंडिकेट किया जाए, तो उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसमें एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। अब यहाँ आप समझने का प्रयास करें, ये समान सा हमारा कोई प्लेन है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन तब कहेंगे जब इसको दो एक्सिस में एक्स और वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इसको बोलते हैं, ठीक।
और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल से तात्पर्य या वर्टिकल से तात्पर्य ये होता है जनरली कि जो लाइन पृथ्वी के सतह के समांतर होती है उसको हम जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन उसी को हम कहते हैं, और जो पृथ्वी की सतह के लंबवत होती है उसे परपेंडिकुलर होती है उसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारी वाई एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है यानी वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, और ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस जिसको कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्लेन, ठीक, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल, इसको कार्तीय तल भी हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे समझते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम जनरली ओ से इंडिकेट करते हैं और इसे हम कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गई, ठीक है। जिस पॉइंट पर एक्स एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है। अब इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर, इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर दाहिनी तरफ जो पॉइंट्स को या जो नंबर को हम इंडिकेट करते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, और इस ओरिजिन से बाईं तरफ एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट हम लेते हैं, जो बिंदु हम लेते हैं, जो नंबर्स हम इंडिकेट करते हैं वो निगेटिव में इंडिकेट करते हैं, ठीक है। आप यूँ समझिए जैसे अगर हमको 1 लिखना हो तो इसको हम सिंपली 1 लिखते हैं या +1 लिखें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर यहाँ 2 लिखें +2 कोई दिक्कत नहीं, +3 +4 इसी तरीके से +5 जो भी है सो ऑन। अगर इस ये हमारा राइट साइड है, ठीक है, एक्स एक्सिस में राइट साइड में इंडिकेट करते हैं प्लस से, ठीक, एक्स एक्सिस ओरिजिन से, और ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे बाईं तरफ जिन पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं उसे हम माइनस में इंडिकेट करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ये है बाईं तरफ इंडिकेशन, ठीक है। ओरिजिन से बाईं तरफ एक्स एक्सिस पर जिन पॉइंट्स को हम इंडिकेट करते हैं उसे निगेटिव फॉर्म, निगेटिव नंबर्स में या निगेटिव साइंस में हम इंडिकेट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे जिन पॉइंटों को इंडिकेट करना होता है उसको हम प्लस में इंडिकेट करते हैं, ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये इस तरह भी इनफाइनाइट तक मतलब अनंत तक वो बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से वाई एक्सिस पर ओरिजिन से नीचे की तरफ जब हम चलते हैं तो उसे माइनस में इंडिकेट करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ठीक। ये हमारा अब ये पूरा कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में ये आ गया होगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। किसी भी प्लेन को एक्स और वाई एक्सिस में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक। अब इसमें कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस जो होती है वो जनरली हॉरिजॉन्टल शेप, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, और वाई एक्सिस वर्टिकल होती है, ठीक। ये दोनों लाइनें जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के दाईं तरफ एक्स एक्सिस में नंबर्स को जो इंडिकेट किया जाता है वो प्लस साइन के साथ, और जो बाईं तरफ इंडिकेशन होता है वो नेगेटिव साइन के साथ। इसी तरीके से ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो पॉइंट का इंडिकेशन होता है वो प्लस में होता है, और ओरिजिन से नीचे की तरफ वाई एक्सिस पर वो हम नेगेटिव लेते हैं। इतनी चीज़ें मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब आइए इसमें और देखते हैं। ये तो हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक। अब आइए हम देखते हैं कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। निर्देशांक को समझने से पहले कुछ व्यवहारिक आप एग्जाम्पल समझते हैं ऐसे कि जैसे अगर ये कहा जाए कि अगर ये कहा जाए कि सपोज़ मैं 5 किलोमीटर की दूरी पर, अगर सपोज़ कोई आदमी ये कहता है कि मैं 5 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, तो आपके दिमाग में एक तुरंत से एक प्रश्न आएगा कि 5 किलोमीटर दूरी कहाँ से।
कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा, कोई फिक्स पॉइंट होगा जहां से 5 किलोमीटर की दूरी, यानी कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर कट आ जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं 5 किलोमीटर की दूरी पे हूं, तो इसका मतलब वो किसी निश्चित बिंदु से ही बताएगा कि वहां से हम इतनी दूरी पे हैं। ठीक है, तो यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक हम अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकते कि हम कहाँ पर स्थित हैं। वो किसी बिंदु के सापेक्ष ही लेंगे या किसी प्लेस या किसी स्थान के रिस्पेक्ट में ही हम लेंगे कि हम कहाँ पे हैं। ठीक, इसी तरीके से कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए क्या होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही हम उस पॉइंट की लोकेशन बताते हैं। तो जो लोकेशन होती है, किसी भी पॉइंट की लोकेशन, स्थिति क्या होती है। सपोज ये पॉइंट, अगर हमारा पॉइंट ए है, ए कहाँ पे स्थित है, इसको बताने के लिए हमें इसके क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। और कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक जो होते हैं वो हमेशा 2 नंबर्स में इंडिकेट किए जाते हैं, जिसमें पहला नंबर जो होता है वो एक्स एक्सिस के सापेक्ष उसकी पोजीशन बताता है और दूसरा नंबर जो होता है वो वाई एक्सिस के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति बताता है। ठीक, अब आइए देखते हैं, जैसे ये पॉइंट ए है, ठीक, इसके निर्देशांक हमने बताया x और y। ठीक, x और y कुछ भी हो सकता है। x y की जगह पर हम रख सकते हैं +5 +6। ठीक, सपोज अगर एक एग्जांपल लें, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। प्लस चूंकि लिखा नहीं जाता है, इसलिए अगर हम +5 +6 ना लिख के जनरली 5 6 लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, अब ये कहा जाए कि पॉइंट ए का निर्देशांक जो है, यानी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 5 और 6 है। 5 6 है। 5 का मतलब एक्स एक्सिस के सापेक्ष उसकी पोजीशन 5 है और 6 यहाँ पे जो है वाई एक्सिस के सापेक्ष इसकी स्थिति है। तो देखिए, यदि ये कहा जाए कि 2 बिंदुओं की, सपोज 2 शहरों के बीच की दूरी जो हम लेते हैं, वो क्या करते हैं, हम 2 शहरों के बीच की अगर दूरी कहा जाए कि कितनी है, सपोज लखनऊ और इलाहाबाद के बीच की दूरी क्या है, अगर कोई आपसे ये पूछे लखनऊ और इलाहाबाद के बीच की दूरी क्या है, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उनके बीच की जो सबसे कम दूरी होगी, उसी दूरी को आप बताएंगे कि इतनी दूरी पे दोनों शहर एक दूसरे से स्थित हैं, इतनी दूरी पर। ना कि आप उसको पूरा घुमा करके, राउंड बना करके, पूरे भारत का चक्कर लगा के वो दूरी आप बताएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए की एक्स एक्सिस के सापेक्ष क्या दूरी है और वाई एक्सिस के सापेक्ष क्या दूरी है, इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा और इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में या किसी पॉइंट और लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ए का की लोकेशन हमने बताया कि ये 5 और 6 है, 5 6 है, तो 5 और 6 तभी पता चलेगा, ये बता रहा है कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करें, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया। ठीक, ये सपोज 5 यहाँ ना होकर के यहाँ है। ठीक, 5, ओके, ये हमारी हो गई, ये जो दूरी होगी, सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, अगर हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो जो दूरी निकलेगी, ये दूरी जो होगी वो वाई एक्सिस पर दूरी इंडिकेट करेगी, ना कि एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये जो दूरी है वो वाई एक्सिस से इसकी दूरी ना होकर के ये इस पर इंडिकेट करेगी एक्स एक्सिस पर दूरी। इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो ये 5 लिखा हुआ है ये एक्स एक्सिस की दूरी है, कहने का मतलब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो जिस पॉइंट पे टच करेगा ये, यहाँ से ओरिजिन की दूरी जो होगी ये हम ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 5 है। ठीक, ओरिजिन की दूरी इस पॉइंट से कितनी है वो हम देख रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से जब यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक, सॉरी ये वाला यहाँ से, तो ये दूरी जो हमारी निकल के आई वो वाई एक्सिस की है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे ये 6 लिखा हुआ है, ये +6 है। ठीक है, ये +6। ठीक है, तो
यहाँ से जब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जो दूरी आएगी वो y एक्सिस पर इंडिकेट होगा, और यहाँ से जब हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जो दूरी आएगी वो x एक्सिस की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी लोकेशन एग्जैक्ट पता चल गई कि ये जब दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो ये हमारा 5 x एक्सिस पर और 6 y एक्सिस पर निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका ये कोऑर्डिनेट हो गए, ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या बता दिया, 5 6 हो गए। ठीक, लाएगा भी आवाज देगा तो देखते हैं, ध्यान देना। हाँ ले आवाज देगा तो देखना। तो ये पॉइंट ए का हमने निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए। अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में, या एक अंक उसका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इससे पहले आइए एक चीज़ और हमें समझ लेते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स जिसको कि हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। ठीक, चतुर्थांश क्या होता है? देखिए कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस प्लेन को 4 हिस्सों में, 4 बराबर हिस्सों में बांट देती है। प्रत्येक हिस्सा जो होता है, प्रत्येक पार्ट जो होता है वो क्वाड्रेंट कहा जाता है, यानी चतुर्थांश, चौथाई हिस्सा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 हिस्सों में ये बट गया। ये पहला चतुर्थांश है, ठीक, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। 4 चतुर्थांश, 4 क्वाड्रेंट इसमें हो गए। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू रहेगी और वाई एक्सिस पे दोनों चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, इसी को अगर हम यहाँ इंडिकेट करना चाहें 5 और 6 को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5, 6, क्योंकि x एक्सिस यहाँ पे, x एक्सिस को पे जो दूरी होती है उसको पहले लिखते हैं, तो x एक्सिस हमारा यहाँ नेगेटिव में है, तो ये -5 और 6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसी को हमें ये थर्ड उसमें हमें क्वाड्रेंट्स में लिखना हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट्स में आप जानते हैं x भी और y दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे -5 और -6 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, दोनों नंबर्स हमारे क्या है, नेगेटिव आएंगे। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो पहला जो होगा y एक्सिस वो पॉजिटिव होगा, ठीक, और सेकंड y एक्सिस जो होगा हमारा वो नेगेटिव होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर इसी ए पॉइंट के जो निर्देशांक हैं, इसी ए पॉइंट को उसके नंबर्स की वैल्यू बदले बिना अलग अलग चतुर्थांश में अगर हम ले जाएंगे तो उसके साइन में देखिए क्या परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे पहला पॉजिटिव पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों पहला और दूसरा दोनों निगेटिव, यहाँ पे चौथे में जब जाएंगे पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है। तो ये रहा चतुर्थांश का खेल और कोऑर्डिनेट्स का, किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बदलती है। अब एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, यहां पे एक और ले लें एग्जांपल, अगर हम थोड़ी देर के लिए, जैसे कि मान लिया कोई पॉइंट P है जिसके निर्देशांक 4-6 है। अगर ये पूछा जाए कि ये कोऑर्डिनेट जो है वो आपका किस क्वाड्रेंट में या किस चतुर्थांश में ये स्थित है, तो आप कैसे बताएंगे? आपको इसको बताने के लिए सिंपली देखिए, पहला अंक जो होता है वो एक्स एक्सिस को इंडिकेट करता है। एक्स एक्सिस पे प्लस होगा या माइनस होगा, तो पहला पॉइंट जो हमारा है, पहला नंबर वो 4 है, +4 है, क्योंकि प्लस को लिखा नहीं जाता इसलिए +4 है। ठीक है, +4 जब भी रहेगा तो इधर ही साइड में। अब ये क्लियर हो गया कि
इस लाइन के इधर ही साइड में वो स्थित है। ठीक, ये क्लियर हो गया। इस लाइन के इधर नहीं है, क्योंकि इधर जाएंगे तो ये पहला अंक हमारा निगेटिव में हो जाएगा। ठीक, तो ये तो क्लियर है कि ओरिजिन के क्या है, दाहिनी तरफ है। अब सवाल ये है कि ये नीचे है या ऊपर है। तो आप देखिए y की वैल्यू जो है वो निगेटिव है, ऊपर जाएंगे y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे जाएंगे y की वैल्यू निगेटिव होगी। कहने का अर्थ ये है, ये किस में होगा, चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में ये स्थित होगा। ठीक, अब इसकी पोजीशन अगर हम बात करें तो यहां से आप देखिए ये हमारा x एक्सिस में 4 है, तो x एक्सिस पे 4 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन हो गई। इसी तरीके से y एक्सिस पे -6 है, तो इस -6 वाले से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही पॉइंट की लोकेशन है, P पॉइंट की लोकेशन अगर हम कहें 4, -6। ठीक है, पॉइंट P की लोकेशन जो है यही है। ठीक है, ये क्या है, x एक्सिस पे 4 यूनिट की दूरी पर। ठीक है, x एक्सिस पे इसकी दूरी 4 यूनिट है और y एक्सिस पे 6 यूनिट जो कि माइनस के साथ है, यानी नीचे की तरफ। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आइए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट की अगर हम अब आइए हम समझते हैं, ये दो पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। यद्यपि दूरी का सूत्र सिंपली यही निकल के आएगा लास्ट में, लेकिन ये आता कैसे है, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x1 से अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये ठीक, इसी तरीके से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, x1 y1 कोऑर्डिनेट का हम देखते हैं दूरी कितनी होगी x एक्सिस से और y एक्सिस से। ठीक, x एक्सिस से जो दूरी होगी वो y की दूरी इंडिकेट होगी और y एक्सिस से जो दूरी होगी वो x की दूरी इंडिकेट होती है। इसी तरीके से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें अगर हम, ये हो गया, और यहां से ये हो गया। ठीक, अब आप देखिए अगर हम इसको और आगे तक बढ़ाते हैं, ठीक, तो एक चीज यहां पे आप यहां तक जो दूरी होगी वो क्या होगी हमारी, ये दूरी जो होगी वो हमारी y1 होगी। ठीक है, ये y1 दूरी है, इसी तरीके से ये x1 दूरी है। ठीक है, तो ये दूरी इसी को हमने आगे बढ़ाया तो ये लाइन जो होगी, ये लाइन दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर हम इसे सपोज ABC अगर हम कर दें और ये D, ये E और ये F, ये G करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये दूरी का मान कितना होगा, BC = कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, BD में से CD घटा देंगे अगर, यानी BD - CD, तो ये BC हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इस त्रिभुज में BC लाइन की लंबाई अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से क्या करना, BD में से CD घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। अच्छा, BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू जो होगी वो y2 होगी। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर हम x एक्सिस पे ड्रा करते हैं, ये परपेंडिकुलर क्या होता है, y एक्सिस पर दूरी होती है, तो y2 हो गया। और CD की वैल्यू क्या होगी, CD की वैल्यू AE के बराबर होगी, और AE की वैल्यू कितना, y1 है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा निकल के आ गया BC की वैल्यू। ठीक, इसी तरीके से ये AC की वैल्यू कितनी होगी, AC की वैल्यू जो होगी, AC की वैल्यू जो होगी FC - AF, FC - AF। अब FC की वैल्यू कितनी है, FC की वैल्यू जो हमारी है वो यही दूरी तो है x2, तो यहां से ये हो जाएगा x2
और माइनस ए एफ की वैल्यू जो है वो क्या है, ये x1 के बराबर है। ठीक, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ ये निकल गई, एक पॉइंट और एक पॉइंट ये हमारा निकल गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं इन ट्रायंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम पीटी कर ले। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, अब यहां से AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमने निकाली y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह है AB का स्क्वायर की वैल्यू। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में कर देंगे इसी को, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया AB, और इसी को हमने इंडिकेट किया D से। तो यहाँ से दो पॉइंट के बीच की दूरी अगर हमको निकालना हो तो इसी सूत्र से हम निकाल सकते हैं। ये हमने प्रूफ करके दिखाया, बट एग्जाम में इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, इसके कोई प्रूफ नहीं आता है। आपको सिंपली बस इसी सूत्र का उपयोग करके जो भी दूरियां निकालनी रहेगी वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सपोज ये y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस है। यहाँ पे इसका पॉइंट की ओरिजिन है, ठीक है, और ये हमारा कोई पॉइंट A है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, और ये पॉइंट कोई B है जिसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक, अब यहां पे एक लाइन बनेगी। ठीक है, यहां पे एक लाइन बने और इस पे कोई इसका पॉइंट P है, सपोज पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x y है। ठीक है, तो और ये पॉइंट P जो है उसको m रेशियो में m अनुपाते n रेशियो में P पॉइंट क्या है, AB को काटता है। ठीक है, यानी कि P पॉइंट ऐसी जगह पर स्थित है जो लाइन AB को m लंबाई और n लंबाई में तोड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहा जाए P पॉइंट के निर्देशांक कितने होंगे, यानी कि Pxy की वैल्यू क्या होगी, यानी x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसका सूत्र ये होता है x इज इक्वल टू, सीधे हम लिखते हैं mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये होता है x की वैल्यू। ठीक, और y की वैल्यू जो होती है my2 प्लस mn y1 बटे m प्लस n। ये दो हो गए पॉइंट्स जिनके निर्देशांक ये निकल जाएंगे। ठीक है, पॉइंट P पे P क्या है, वो लाइन AB को m अनुपाते n में अगर काटेगा तो पॉइंट P के यानी बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, तो इस सूत्र से हम निकालेंगे। जिस रेशियो में वो डिवाइड करेगा वो रेशियो से मल्टीप्लाई उनके कोऑर्डिनेट्स में करके और उनके सम से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। एक चीज़ इसमें और है, वो ये है कि यदि m और n बराबर हो, m इज इक्वल टू n, यानी कि पॉइंट P इस तरीके से वहाँ पे हो कि ये लाइन AB को दो बराबर हिस्सों में बांटे, तो मिड पॉइंट का फार्मूला जो यहीं से निकलता है। ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 2 और y इज इक्वल टू होता है y2 प्लस y1 बटे 2। ये दो चीज़ें होती हैं, ये निकल के यहीं से आती हैं। यहाँ पे जब ये रेशियो क्या है इस तरीके से हो कि m और n यानी दोनों पार्ट जो बने लाइन के, जो पॉइंट ऑफ
कट कर जिस पॉइंट पे कट होता है दो हिस्सों में टूटता है, वो दोनों हिस्से आपस में बराबर हों, तो उस केस में क्या होगा कि ये इसी सूत्र में m की जगह m और n बराबर है तो रख देंगे तो हमारे निकल के आ जाएगा। जैसे कि एक हम रख देते हैं, जैसे x इज इक्वल टू दिया हुआ है m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। अब m की जगह पे n रख दें तो आप देखिए m x2 प्लस m x1 बटे m प्लस m। यहाँ पे m कॉमन हो जाएगा ऊपर, और ये जब सॉल्व करेंगे तो x2 प्लस x1 बटे 2 आएगा, क्योंकि ये 2m हो जाएगा और एक ऊपर से m कॉमन लेंगे, m ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमने नहीं बताया, डायरेक्टली आपका सेक्शन फार्मूला जो हमने है सेक्शन फार्मूला से बता दिया कि सेक्शन अगर दो सेक्शंस में वो कट हो तो ये फार्मूला बनेगा, और अगर वो सेक्शंस आपस में बराबर हो तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो सीधे x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 2 और y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का अलग से लोग फार्मूला बता दें, लेकिन इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप ये याद कर लेंगे, यहाँ से इसको निकाल देंगे। ट्रायंगल अगर है कार्टेशियन प्लेन में, ट्रायंगल के शेप में अगर है, सपोज हम इंडिकेट करते हैं, जैसे ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसी तरीके से पॉइंट ये B है जिसके पॉइंट x2 y2 है। ठीक, ये पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है। ठीक, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा हमारा। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए कार्टेशियन प्लेन में तीन बिंदु दिए हुए हैं x, a, b और c, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों, और इन कोऑर्डिनेट्स की सहायता से अगर हम इस बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, 1/2 कोष्टक में लिखेंगे, याद करने का तरीका बता दें, x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लिखने का तरीका ये है, थोड़ा इसको जल्द लिखते हैं, प्लस x3। ठीक है, x1 प्लस x1/2 कोष्टक में x1 प्लस x2 प्लस x3। अब x1 के बाद यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y3, और x2 है तो y3 माइनस y1। ठीक, और यहाँ पे आप लिखेंगे y1 माइनस y2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सूत्र ये होता है। याद करने का तरीका सिंपली ये है, 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख लेंगे, जिसमें x1 रहेगा उसमें y1 का टर्म नहीं आएगा। ठीक है, जिसमें x1 है उसमें y1 नहीं आ रहा है। ठीक, जिसमें x2 है उसमें y2 नहीं आ रहा है, जिसमें x3 है उसमें y3 नहीं आ रहा है, मतलब जो है, जो x का टर्म है उसमें y का वो वाला टर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपली इसी तरीके से हम इसका एरिया निकालेंगे। अब एक पॉइंट इसी से रिलेटेड ये है कि तीन बिंदु अगर दिए हो, 3 पॉइंट्स अगर हैं, ठीक है, तीन बिंदु दिए हो और उनको ये कहा जाए कि वो कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक सीधी रेखा में स्थित है कि नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, जो हम रेखा बता रहे, जो हम पॉइंट्स बता रहे थे, तो पॉइंट्स में हमने दो तरीके के बिंदु बताए थे, एक कोलिनियर और दूसरा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स में हमने ये बताया था कि ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा में स्थित हो, तीन बिंदु, तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते थे, और जो एक सीधी रेखा में ना स्थित हो उसे नॉन कोलिनियर। वो तो हाँ अलग व्याख्या, अलग डेफिनेशन, अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। यहाँ इसको प्रूफ करने का तरीका ये है कि अगर इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर 0 कर दें, ठीक है, ये 3 पॉइंट से बना हुआ त्रिभुज है, अगर इसी के क्षेत्रफल को हम 0 कर दें तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हो जाएंगे, यानी A, B और C, ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो जाएंगे, यानी इनसे एक सीधी रेखा गुजर सकती है। ठीक है, तो कोलिनियर जब हो जाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक, क्योंकि ये पॉइंट सरक करके ये पॉइंट C यहीं पर आके स्थित हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट C जो है आकर के सरक के इसी पर स्थित हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो कोलिनियर जब हो जाएंगे तो यहाँ से अगर हम देखें तो x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। और 1/2 जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। 1/2 तो 0 होता नहीं है। अगर दो अंक आप जानते हैं कि अगर x और गुणे y करने पर 0 होता है तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा, तभी इन दोनों का गुणा 0 आया। क्योंकि 1/2 0 नहीं है, 1/2 क्या है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब यही अंक सिर्फ 0 के बराबर। तो कहने का मतलब अगर इस कैरेक्टरिस्टिक को 3 बिंदु अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि मतलब इस तरीके से सेट करने पर उसकी वैल्यू 0 आती है, तो वो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर यानी संरेख बिंदु कहलाएंगे। इसमें एक टॉपिक और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जैसे हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन है, कार्तीय तल है, ठीक, जो कोई कार्तीय तल है, इसमें दो बिंदुओं से होकर के कोई लाइन गुजर रही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर यहां से कोई लाइन गुजर रही है तो इसका सूत्र क्या होता है? तो जनरल इक्वेशन जो होती है लाइन की, जनरल इक्वेशन जो होती है ऑफ लाइन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है किसी भी रेखा का सामान्य समीकरण, यही होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा जो समीकरण होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पे आपको थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। ये तो रहा जनरल इक्वेशन, यानी x की वैल्यू कुछ होगी, y की वैल्यू जो होगी, ठीक है। और यहां पे a b और c ये क्या है, r कांस्टेंट है। ये तो हमारे कांस्टेंट हो गए। इसमें दो वेरिएबल सिर्फ एक x है और एक y है, इन्हीं की वैल्यू बदलती जाएगी और इक्वेशन बदलती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे a b c 0 हो गई। बहरहाल इसमें कुछ नहीं करना, आपको यहाँ समझना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या है, m जो है ये स्लोप है और c क्या है, इंटरसेप्ट है। अब दो नए टर्म आ गए जो आपको समझने हैं कि स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है। स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है, आप देखिए। स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जितने डिग्री का कोण बनाती है, जो झुकाव होता है उसका, ठीक है, थीटा। ये जो झुकाव होता है इसी का tan ले लेते हैं तो वो हमारा स्लोप हो जाता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये समझ में आया। ये हमने क्या किया कि ये जो लाइन है इसका x एक्सिस है, ये x एक्सिस तो है नहीं, बट ये x एक्सिस नहीं है तो x एक्सिस के बराबर तो है, मतलब पैरेलल तो है। अगर दो लाइनें पैरेलल होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे। अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल ये होगा। तो आप सिंपली इसी के पैरेलल ड्रा करके ये आप कर सकते हैं कि ये थीटा की वैल्यू जो होगी, थीटा का tan जो ले लेंगे वही हमारा स्लोप होगा। और आप tan थीटा को जानते ही हैं, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, ये होता है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बटे बेस अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो, सपोज x1 y1 और x2 y2, ये दो दिए हो, ठीक है। अगर इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो आप कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर और वो, तो फिर वही वाला जैसे अभी पिछला हमने निकाला था। ये जो दूरी हो जाएगी हमारी क्या होगी, y2 माइनस y1, और ये जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। बस यहीं से निकल जाएगा tan थीटा, यानी m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यानी कि अगर आपको दो बिंदु दिए हों और कहा जाए उनका स्लोप निकालिए, उससे जो रेखा बनती है उसका स्लोप निकालिए, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, इस सूत्र से हम निकाल लेंगे, ठीक। ये तो रहा हमारा स्लोप। स्लोप को हिंदी में कहते हैं प्रवणता, प्रवणता होती है, प्रवणता, ये है प्रवणता, स्लोप, ठीक है।
प्रवणता होती है, और ये है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट सी क्या होता है? सी एक्चुअल में यही दूरी है जो वाई एक्सिस पर जो लाइन कट करती है, वाई एक्सिस पर जो दूरी होती है, इसी को सी से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लाइन का सूत्र है, और इस तरीके से हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी से आप इन चीज़ों को y और x, ठीक है, दो वेरिएबल हो गए और ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये लाइन का सूत्र हो गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही रिलेटेड टॉपिक है। इसको आप फिलहाल ये इतना समझें, जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा उसमें कि कैसे ये चीज़ें बनती हैं, कैसे समीकरण वगैरह। अब इसमें देखिए, तोड़ना अगर चाहें तो इसको, इसमें आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह पे आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स प्लस सी, ठीक। इस इक्वेशन को और भी अगर तोड़ना चाहें, जैसे आप देखिए, एक बार और क्लियर हो जाए फिर इसको ख़त्म करते हैं। एक जनरल इक्वेशन जो है ए एक्स, अगर इस फॉर्म में लिखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो y वाला टर्म अलग करिए सबसे पहले, तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। b वाला हमने क्या किया, इधर ही रहने दिया, इन दोनों टर्म को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस ए एक्स माइनस सी हो गया। यहाँ से बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए बटे बी एक्स माइनस सी बटे बी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? y तो है, y है, ठीक। m की जगह पे x तो अपनी जगह पे है ही है, x तो x है ही है, c की जगह पे ये पूरा आ गया और m की जगह पे ये आ गया, यानी कि m इज इक्वल टू माइनस ए बटे बी और c इज इक्वल टू जो हो गया माइनस सी बटे बी। तो ये दो चीज़ें प्रवणता और इंटरसेप्ट की वैल्यू निकल गई। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी इक्वेशन दी रहेगी अगर, तो उसे इस शेप में आप इस तरीके से बदल सकते हैं, फिर स्लोप और इंटरसेप्ट निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें जो भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक को हमने कवर कर दिया। तो ये था हमारा पूरा निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक थे सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया, ठीक है। इसमें अगर कुछ छूटा भी होगा तो हम जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उसमें सारी चीज़ों को कवर कराएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लैरिफाई तब हो कर पाएंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बहरहाल आप कॉन्सेप्ट को समझिए, जब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से फिर से रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।